हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रजापति कुमार और आज हम करेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और केमिस्ट्री के मिले जुले 50 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी एग्जाम के लिए। तो लगाते हैं यह से। पर्यावरण के घटकों की परस्पर क्रिया का गठन होता है। द इंटरेक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स ए ऑप्शन है पारिस्थितिकी तंत्र, बी बायोम, सी बायोस्फीयर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा एक का पारिस्थितिकी तंत्र या बोल सकते हैं इकोसिस्टम। पर्यावरण के घटकों की परस्पर क्रिया का गठन होता है पारिस्थितिकी तंत्र में। एक पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज आर ए जैविक, बी अजैविक, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका दो का आंसर होगा सी बोथ, बायोटिक एंड एबायोटिक, जैविक और अजैविक दोनों। नेक्स्ट, एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है। द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड सभी जीवाणु, सभी जानवर, सभी पौधे, सभी जीवित जीव। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा डी, सभी जीवित जीव, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल होते हैं सभी जीवित जीव। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के अजैव घटकों में शामिल है। तो ए मिट्टी, बी मौसम, सी तापमान, डी उस परिस्थितिकी तंत्र में मौजूद हर भौतिक कारक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा डी, उस पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद हर भौतिक कारक। तो अजैव घटकों में मिट्टी, मौसम, तापमान सभी होगा। नेक्स्ट, घर में एक एक्वेरियम का पारिस्थितिकी तंत्र एक है। तो कैसा पारिस्थितिकी तंत्र है एक्वेरियम? प्राकृतिक है, मानवकृत है, कोई नहीं, दोनों। तो घर में एक्वेरियम जो है वह मानवकृत या मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। तो 5th का आंसर होगा बी। एक तालाब पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है। तो प्राकृतिक, मानवकृत, उपरोक्त में से कोई भी इसके निर्माण पर निर्भर करता है, डी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा सी, दोनों में से कोई भी हो सकता है, इसके निर्माण पर निर्भर करता है। तो आंसर इसका होगा सी। एक पारिस्थितिकी तंत्र में सार्वभौमिक उत्पाद हैं। ए पौधा, बी जानवर, सी कवक, डी शैवाल। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में सार्वभौमिक उत्पाद हैं पौधा। तो यहाँ पर आंसर होगा ए, 7 का ए। एक पारिस्थितिकी तंत्र में यूनिवर्सल डिकम्पोजर है। तो यूनिवर्सल डिकम्पोजर है पौधा, जानवर, कवक, शैवाल। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा कवक जो है यह यूनिवर्सल डिकम्पोजर है, सी होगा आंसर। एक पारिस्थितिकी तंत्र में सार्वभौमिक उत्पाद हैं पौधा, जानवर, कवक, शैवाल। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ए। तो सार्वभौमिक उत्पाद जो है पौधा है। एक खाद्य श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की बातचीत की एक श्रृंखला है जो उनके पोषण के लिए एक दूसरे पर निर्भर करती है। एक खाद्य श्रृंखला में जीव हो सकते हैं। तो कौन कौन से जीव हो सकते हैं? एक कोई भी जो दूसरों से पोषण प्राप्त करता है, बी केवल पशु, केवल पौधे, केवल मनुष्य। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ए, कोई भी जीव जो दूसरों से पोषण प्राप्त करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ए। इनमें से कौन सी जलीय खाद्य श्रृंखला हो सकती है? छोटी मछली, बड़ी मछली, भालू, जलीय पौधा, मछली, बड़ी मछली, शार्क, पौधे, गाय, शेर, कोई नहीं। तो इनमें से कौन सी जलीय खाद्य श्रृंखला है? तो जलीय खाद्य श्रृंखला है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा सबसे पहले जलीय पौधा, उसके बाद मछली, उसके बाद बड़ी मछली, उसके बाद शार्क। तो आंसर आसान है कि जलीय खाद्य श्रृंखला, ये सारे जलीय खाद्य श्रृंखला। तो 11 का आंसर। एक खाद्य श्रृंखला में स्तर एक बनाते हैं वे भोजन,
पौष्टिक स्तर, भोजन का स्तर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा बी, पौष्टिकता स्तर। एक खाद्य श्रृंखला में स्तर बनाते हैं, तो 12 का। क्वेश्चन नंबर 13, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत है पौधा, जानवर, मानव, सूरज। तो अंतिम स्रोत जो है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा सूरज। जानवरों को पौधों या अन्य जानवरों से उनका पोषण मिलता है जो अंततः पौधों पर पनपता है। तो संयंत्र एक है, तो क्या है? प्राथमिक ग्राहक, प्राथमिक निर्माता, दोनों कोई नहीं। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, प्राथमिक ग्राहक या प्राइमरी कंज्यूमर। इनमें से कौन प्राथमिक उपभोक्ता हो सकता है? मनुष्य, सिंह, सांप, गाय। तो यहाँ पर जो है प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो है गाय। गाय जो है प्राइमरी कंज्यूमर है। मानव एक उपभोक्ता है। तो मानव कैसा उपभोक्ता है? टॉप लेवल, नीचे वाले स्तर, मध्य स्तर, इनमें से कोई नहीं। तो मानव जो है यह एक 16 नंबर क्वेश्चन का होगा टॉप लेवल के जो है कंज्यूमर है। तो पिरामिड में सबसे ऊपर पे आते हैं मनुष्य। नेक्स्ट, पौधे सूर्य द्वारा प्रदान की जाने वाली ऊर्जा का कितना प्रतिशत है? पौधे सूर्य द्वारा प्रदान की जाने वाली ऊर्जा का कितना प्रतिशत है? तो 1%, 2%, 10%, 50%। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ए, 1%। क्वेश्चन नंबर 18, एक ट्रॉफिक स्तर की लेवल 10% ऊर्जा के आसपास अगले ट्रॉफिक स्तर के लिए उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा सी, 10%। एक खाद्य श्रृंखला के जीव भी अन्य खाद्य श्रृंखलाओं के सदस्य हैं। उन सभी का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिनका हम उपयोग करते हैं। एक कई खाद्य श्रृंखलाएं, बी, वे भोजन, सी, भोजन का जाल, डी, भोजन मिलने के स्थान। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा बी, वे भोजन। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है। तो इसको अरेंज करके सही ऑप्शन को सेलेक्ट करें। तो इसमें है कि धूप हर्बीवोर, निर्माता कार्निवोर, सूरज की रोशनी निर्माता हर्बीवोर, कार्निवोर। तो मैं आपको बता दूं कि 20 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले जो है सूरज की रोशनी आएगी, उसके बाद निर्माता घास फूस जो है वो अपना भोजन बनाएगी और घास फूस को गाय खा लेगी। तो गाय एक हर्बीवोर है, तो फिर गाय को जो है शेर खा लेती है, तो यहाँ पर कार्निवोर हो गया। तो ये सही क्रम हो गया पारिस्थितिकी तंत्र में ऑप्शन बी, सूरज की रोशनी, उसके बाद हरे भूरे घास, उसके बाद घास खाने वाले जीव जंतु हिरन गाय, और उसके बाद हिरन गाय को खाने वाले टाइगर और शेर बोल सकते हैं। तो 20 का ऑप्शन। इनमें से एक शीर्ष मांसाहारी है। तो मुर्गी खाने वाले कीड़े, बिल्ली शिकार मुर्गी, शेर मारने वाले हिरन, सबसे पहले काम। तो इसमें जो शीर्ष शिकारी जो है ये हो जाएगा बिल्ली। बिल्ली किसका शिकार करती है? तो मुर्गी का। तो ये टॉप शिकारी हो गया, टॉप मांसाहारी। तो ऑप्शन 21 का। 22 नंबर क्वेश्चन है कि ऊपरी वायुमंडल में कौन सा प्रकाश ऑक्सीजन मुक्त कणों का उत्पादन करता है जो ओजोन परत बनाते हैं? अवरक्त, पराबैंगनी किरणें, नीली बत्ती, लाल बत्ती। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा पराबैंगनी किरण। सिंथेटिक रसायन जैसे ओजोन अणु को तोड़ता है, इनमें से कौन CFC है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, पेट्रोलियम उत्पाद, सब। तो 23 का आंसर होगा ए। तो इसका होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। 24 नंबर क्वेश्चन, एक पनबिजली बांध विद्युत शक्ति उत्पन्न करने के लिए संग्रहित पानी की डैश ऊर्जा का उपयोग करता है? गतिज ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कोई नहीं। तो इसमें एक पनबिजली बांध विद्युत शक्ति उत्पन्न करने के लिए ये स्थितिज ऊर्जा का उपयोग करता है। तो 24 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट,
जब हम एक मोमबत्ती जलाते हैं तो हम प्रकाश और गर्मी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मोम की डैश ऊर्जा का उपयोग करते हैं। विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो 25 हो जाएगा आंसर रासायनिक ऊर्जा। 25 का आंसर हो जाएगा बी। जब हम प्रतिक्रिया से डैश ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो एक प्रतिक्रिया अतिशयोक्तिपूर्ण होती है। तो उष्ण ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। 26 का आंसर होगा जब हम उष्ण ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो एक प्रतिक्रिया अतिशयोक्तिपूर्ण होती है। क्या हम मोमबत्ती को जलाने के बाद फिर से प्राप्त कर सकते हैं? तो ऑप्शन का आंसर होगा नहीं, मोमबत्ती को जलाने के बाद हमें पुनः इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया है मोमबत्ती का जलना। 28 नंबर क्वेश्चन है, मोमबत्ती की ऊर्जा कहाँ जाती है? पर्यावरण में विघटित, जल में परिवर्तित कर दिया, गर्मी में परिवर्तित, AC दोनों। मोमबत्ती गर्मी और प्रकाश ऊर्जा के रूप में बाद में पर्यावरण में जाते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी। ये ए और सी वाला हाल हो जाएगा। मोमबत्ती गर्मी और प्रकाश ऊर्जा में और पर्यावरण में बाद में विलीन हो जाते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस वास्तव में कितना केल्विन है या फ़ारेनहाइट? तो 273 केल्विन होगा 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब। टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए फार्मूला है ये बी नंबर फार्मूला, केल्विन बराबर 273 डिग्री सी प्लस सी। तो 273 में जितना भी टेम्परेचर सेल्सियस में उसको जोड़ दिया जाए तो केल्विन में बदला हुआ टेम्परेचर माना जाएगा। डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का फार्मूला जो है इसमें कौन सा होगा? ये फार्मूला होगा पहला नंबर 9/5 इंटू सी F-32। पूर्ण तापमान ये 0 डिग्री केल्विन है, यहाँ पे 0 डिग्री केल्विन को हमें सेल्सियस में बदलना है। तो सेल्सियस में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है? 32 का आंसर होगा सी, -273 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 0 केल्विन। माइनस में होगा एक अच्छा ईंधन है, सस्ते, आसानी से उपलब्ध, स्वच्छ, सब। तो एक अच्छा ईंधन में सारी खूबियां होनी चाहिए, सस्ते होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध और स्वच्छ भी होना चाहिए जलने के बाद। भारत अपनी ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए ज्यादातर डैश पर निर्भर रहता है? कोयला, पन बिजली, बांध, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए। भारत अपनी ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए ज्यादातर कोयला पर निर्भर रहता है। स्वच्छ ईंधन का मतलब है कि साफ, देखो बी फिल्टर किया जाए, गैर प्रदूषणकारी, इनमें से कोई नहीं। 35 का आंसर होगा स्वच्छ ईंधन का मतलब है गैर प्रदूषणकारी ईंधन जलने के बाद वह ज्यादा पोल्यूशन नहीं पैदा करे। एक थर्मो इलेक्ट्रिक प्लांट कोयले की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रासायनिक क्षमता, तापिश कोई नहीं। तो 36 का आंसर होगा ए, रासायनिक। एक थर्मो इलेक्ट्रिक प्लांट कोयले की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता तो क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। निम्नलिखित बायोमास ईंधन का एक उदाहरण है? एक पेड़ की टूटी टहनियां और शाखाएं, गाय का गोबर, फसल अवशेष, सब। तो यहाँ पर बायोमास का जो है यह सब है, डी, ऑल ऑफ द एबव। जैव द्रव्यमान एक डैश ईंधन है जबकि इससे उत्पन्न बायोगैस एक डैश ईंधन है। तो 38 का आंसर होगा प्रदूषणकारी और साफ। जैव द्रव्यमान एक प्रदूषणकारी ईंधन है जबकि इससे उत्पन्न बायोगैस एक साफ ईंधन है। निम्नलिखित नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण है? वायु ऊर्जा, पन बिजली ऊर्जा, सौर ऊर्जा, उपर्युक्त सभी। तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी जो है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं।
हवाओं का देश है नीदरलैंड, डेनमार्क, कंबोडिया, स्विट्जरलैंड। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, डेनमार्क जो है ये हवाओं का देश। 41 नंबर क्वेश्चन, क्यों हम और सौर ऊर्जा को ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत मानते हैं? 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, सूर्य अब से अरबों वर्ष तक ऊर्जा प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 42, महासागर तापीय ऊर्जा निम्नलिखित सिद्धांत का उपयोग करती है। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, समुद्र के पानी की सतह गहरे पानी की सतह के बीच तापमान का अंतर। समुद्र के पानी की सतह और गहरे पानी के बीच तापमान अंतर जो है ये आंसर होगा। इकोट्रॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 43 का आंसर होगा ए, यह दो अलग अलग इकोसिस्टम की जगह है इकोट्रॉन। 44 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण के संदर्भ में शब्द गंदा दर्जन को संदर्भित करता है। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर 12 लगातार कार्बनिक प्रदूषक। बायोस्फीयर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो बायोस्फीयर के बारे में 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, जैव बायोस्फीयर में समान रूप से मौजूद होते हैं। ये कथन गलत है। कार्बन क्रेडिट क्या है? कार्बन क्रेडिट यह कार्बन उत्सर्जन की अनुमति और वास्तव में उत्सर्जित कार्बन के बीच का अंतर है। प्रवाल विरंजन का अर्थ क्या है? 47 नंबर क्वेश्चन, प्रवाल विरंजन का अर्थ है जलवायु परिवर्तन के कारण कोरल रंग में कमी या ज़ोक्सान्थेला में गिरावट। ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2, CH4, CFC और N2O के सापेक्ष योगदान निम्न में से कौन से हैं? तो क्वेश्चन नंबर 48 का बी होगा, ये होगा 60%, 20%, 14%, 6%। गैसीय प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? रेस्टर, इंसीरेशन, एब्जॉर्प्शन, नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा एब्जॉर्प्शन। उच्च जैविक ऑक्सीजन डिमांड BOD क्या इंगित करता है? तो 50 का आंसर हो जाएगा ए, माइक्रोबियल प्रदूषण का उच्च स्तर। मैदानी क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वन के अंतर्गत होना चाहिए? 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी, 33% वन होना चाहिए। जैव विविधता हॉटस्पॉट की विशेषता है, तो इसकी क्या विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, स्थानिक फूल वाले पौधे और खतरे की धारणा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।